प्रोनाउन सर्वनाम। नाउन की परिभाषा, प्रकार, नियम। उदाहरण के गहन एवं विस्तृत अध्ययन के माध्यम से हमने अब तक संज्ञा अर्थात नाउन के विषय में समग्र एवं विश्वसनीय जानकारी प्राप्त की। अब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के दूसरे अवयव अर्थात प्रोनाउन के विषय में अध्ययन करेंगे। प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। इसका प्रयोग नाउन के स्थान पर नाउन के बदले में किया जाता है। कारण ये है कि सेंटेंस में या पैराग्राफ में एक नाउन के बार बार प्रयोग से वाक्य का चारुत्व घट जाता है, वो नीरस सा हो जाता है। साथ ही शब्दों की पुनरावृत्ति से कहीं कहीं अभिव्यक्ति का चारुत्व तो बढ़ जाता है, किंतु कहीं कहीं पुनरावृत्ति एक दोष का भी रूप ले लेती है। अतः यदि एक बार नाउन का प्रयोग हुआ है और पुनः उसी नाउन की पुनरावृत्ति की आवश्यकता हो तो बेहतर होगा कि बाद में आने वाले उसी नाउन के लिए प्रोनाउन का प्रयोग किया जाए। जैसे हम कहें कि हरी इज एब्सेंट बिकॉज हरी इज इल, अर्थात हरी अनुपस्थित है क्योंकि हरी बीमार है। तो इस वाक्य में हरी का प्रयोग 2 बार किया गया है। इससे वाक्य की शोभा कुछ घट गई है। अब यदि हम इस वाक्य को इस प्रकार कहें कि हरी इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल, तो इस वाक्य में हमने पहले आए नाउन हरी को एज इट इज रहने दिया, किंतु दूसरी बार आए इस नाउन अर्थात हरी के लिए और उसके स्थान पर ही का प्रयोग किया। इससे वाक्य में शब्द विन्यास अच्छा हो गया है। यहां हरी प्रॉपर नाउन है और ही इस प्रॉपर नाउन के लिए प्रयुक्त प्रोनाउन है। एक दूसरा उदाहरण सुने। सीता सिंग्स वेल बिकॉज सीता इज अ सिंगर। इस सेंटेंस का हिंदी में अर्थ है सीता अच्छा गाती है क्योंकि सीता एक गायिका है। इस वाक्य में सीता प्रॉपर नाउन है और सीता शब्द का प्रयोग वाक्य में 2 बार किया गया है, जो कि उचित नहीं है। अतः इस वाक्य में प्रोनाउन का प्रयोग आवश्यक है। प्रोनाउन का प्रयोग करें तो वाक्य बनेगा सीता सिंग्स वेल बिकॉज शी इज अ सिंगर। यहां शी शब्द का प्रयोग सीता के लिए और सीता के स्थान पर किया गया है, अतः शी प्रोनाउन है। अब यहां यह ध्यान देना है कि जिस प्रॉपर नाउन का प्रयोग वाक्य में 2 बार किया गया है वो पहले वाक्य में हरी पुल्लिंग है और दूसरे वाक्य में सीता स्त्रीलिंग है। ये दोनों एक वचन में हैं। इसी आधार पर पहले वाक्य में प्रयुक्त प्रोनाउन ही पुल्लिंग है और दूसरे वाक्य में प्रयुक्त शी स्त्रीलिंग है। अतः स्पष्ट है कि प्रोनाउन का प्रयोग नाउन के लिंग अर्थात जेंडर के अनुसार हुआ है। यहां यह भी ध्यान रखना है कि ऊपर के दोनों वाक्यों में हरी और सीता सिंगुलर नंबर हैं, अतः इनके लिए प्रयुक्त प्रोनाउन क्रमशः ही एंड शी भी सिंगुलर नंबर के शब्द हैं। इस प्रकार संक्षेप में कहा जा सकता है कि प्रोनाउन का प्रयोग नाउन के लिंग, वचन एवं कारक के अनुसार होता है। इसी परिप्रेक्ष्य में ये ध्यान रखें कि हम नंबर का अध्ययन नाउन के चैप्टर में कर चुके हैं, अतः अब हम यहाँ केस अर्थात कारक का अध्ययन करेंगे। केस, कारक। किसी पूर्ण वाक्य के मुख्य 3 अंग होते हैं। सब्जेक्ट अर्थात कर्ता, ऑब्जेक्ट अर्थात कर्म तथा प्रिडिकेट अर्थात वर्ब। इसे हम उदाहरण से समझें। श्याम थ्रू अ स्टोन अर्थात श्याम ने एक पत्थर फेंका। इस वाक्य में किसने कार्य किया? वो कर्ता अर्थात सब्जेक्ट है, अतः इस वाक्य में श्याम सब्जेक्ट है। श्याम ने कुछ कार्य किया अर्थात फेंकने का कार्य किया, अतः थ्रू वर्ब अर्थात प्रिडिकेट है। क्या कार्य किया? उत्तर है पत्थर फेंका। थ्रू अ स्टोन, अतः स्टोन यहां ऑब्जेक्ट यानी कर्म है। यहां पर यह भी ध्यान रखना है कि मोटे तौर पर किसी सेंटेंस के 2 ही भाग किए जाते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रिडिकेट। ऐसे विभाजन में कार्य करने वाला सब्जेक्ट होता है और उसके अलावा सभी शब्दों का समूह प्रिडिकेट होता है। यहां प्रिडिकेट में ऑब्जेक्ट एवं वर्ब
अर्थात कर्म और क्रिया दोनों शामिल होते हैं। किंतु वाक्य के प्रत्येक शब्द का सही परीक्षण करना हो तो उसे 3 भागों में ही विभाजित करें, जैसा कि ऊपर के सेंटेंस में बताया गया है। इस तथ्य को समझने के लिए हम एक और उदाहरण लेते हैं। सचिन मेड 100 सेंचुरीज, अर्थात सचिन ने 100 सेंचुरी बनाई। इस वाक्य में सचिन ने कार्य किया, अर्थात सचिन सब्जेक्ट है। कुछ कार्य किया अर्थात बनाया, मेड, अतः मेड यहां वर्ब अर्थात प्रेडिकेट है। अब प्रश्न है क्या बनाया? उत्तर है सेंचुरीज, अतः सेंचुरीज यहां ऑब्जेक्ट अर्थात कर्म है। अब कर्ता कर्म क्रिया को समझ लेने के बाद कारक को समझना आसान है, अतः अब हम केस अर्थात कारक को समझें और इस क्रम में सर्वप्रथम ये जानें कि कारक, जिसे अंग्रेजी में केस कहते हैं, की परिभाषा क्या है, अर्थात केस किसे कहते हैं। कारक का अभिप्राय। कारक अर्थात केस संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध दर्शाता है, अर्थात द केस शोज रिलेशन ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन टू अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। जैसे द हॉर्स किक्ड द बॉय, अर्थात घोड़े ने लड़के को लात मारी। काइंड्स ऑफ केस। कारक के भेद। हिंदी व्याकरण में कारक 8 प्रकार के होते हैं और प्रत्येक कारक के अपने चिन्ह तथा विभक्ति होती है। किंतु अंग्रेजी व्याकरण अर्थात इंग्लिश ग्रामर में केस के मुख्य 3 भेद किए जाते हैं, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, नॉमिनेटिव केस अर्थात कर्ता कारक, कर्ता। नंबर 2, ऑब्जेक्टिव केस अर्थात कर्म कारक। नंबर 3, पॉसेसिव केस अर्थात संबंध कारक। नंबर 1, नॉमिनेटिव केस अर्थात कर्ता कारक। अर्थ या पहचान। क्रिया का कर्ता नॉमिनेटिव केस कहलाता है। सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब इज नॉमिनेटिव केस, अर्थात जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी क्रिया के कर्ता के रूप में प्रयुक्त होता है तो उस नाउन या प्रोनाउन को नॉमिनेटिव केस अर्थात कर्ता कारक कहते हैं। पहचान के लिए हम ये कह सकते हैं कि क्रिया के पूर्व में कौन या किसने अर्थात हु शब्द लगाकर प्रश्न करने पर प्राप्त उत्तर नॉमिनेटिव केस होता है। जैसे द चाइल्ड इज प्लेइंग, अर्थात बच्चा खेल रहा है, या ही रीड्स इन अ इंग्लिश मीडियम स्कूल, अर्थात वह इंग्लिश मीडियम विद्यालय में पढ़ता है। इन वाक्यों में कौन शब्द लगाकर प्रश्न करने से पहले वाक्य में उत्तर मिलता है चाइल्ड और दूसरे वाक्य में ही, अतः चाइल्ड और ही यह कर्ता कारक हैं। इसी प्रकार द रेड फोर्ट इज अ फेमस बिल्डिंग, अर्थात लाल किला एक प्रसिद्ध इमारत है, तथा श्याम रोट मैनी पोएम्स इन हिंदी, अर्थात श्याम ने कई कविताएं हिंदी में लिखी। इन दोनों सेंटेंस में रेड फोर्ट तथा श्याम नॉमिनेटिव केस हैं। नंबर 2, ऑब्जेक्टिव केस अर्थात कर्म कारक। अर्थ या पहचान। जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी सकर्मक क्रिया अर्थात ट्रांजिटिव वर्ब या प्रीपोजिशन के बाद आता है तो ऑब्जेक्टिव केस कहलाता है। जैसे द कैट ड्रिंक्स मिल्क, अर्थात बिल्ली दूध पीती है। श्याम ईट्स ब्रेड, श्याम ब्रेड खाता है। ही केम फ्रॉम स्कूल, अर्थात वो स्कूल से आया। दिस बुक इज फॉर यू। इन वाक्यों में मिल्क, ब्रेड, स्कूल और यू ऑब्जेक्टिव केस हैं, क्योंकि मिल्क जो कि एक मटेरियल नाउन है, सकर्मक क्रिया ड्रिंक के बाद आया है। दूसरे वाक्य में ब्रेड जो कि एक नाउन है, सकर्मक क्रिया ईट्स के बाद आया है। इसी प्रकार तीसरे वाक्य में स्कूल जो कि एक कॉमन नाउन है, प्रीपोजिशन फ्रॉम के बाद आया है, तथा चौथे वाक्य में यू जो कि एक प्रोनाउन है, प्रीपोजिशन फॉर के बाद आया है। ध्यान रखा जाना चाहिए कि वाक्य में क्रिया के साथ whom यानी किसको शब्द लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है
उसे ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। जैसे हम कहें कि द हॉर्स किक्ड द बॉय। अब इस वाक्य में whom शब्द लगाकर प्रश्न करें, अर्थात whom did the horse kick, अर्थात घोड़े ने किसको लात मारा। उत्तर मिलेगा बॉय। अतः बॉय यहां ऑब्जेक्टिव केस है। यदि इसी वाक्य में हु शब्द लगाकर प्रश्न करें, अर्थात हु किक द बॉय, तो आंसर मिलेगा हॉर्स। अतः हॉर्स यहां सब्जेक्ट है और इस कारण नॉमिनेटिव केस है, अर्थात इस वाक्य में बॉय ऑब्जेक्टिव केस तथा हॉर्स नॉमिनेटिव केस है। नंबर 3, पॉजेसिव केस, संबंध कारक, अर्थ या पहचान। जिस नाउन या प्रोनाउन का किसी वस्तु, पदार्थ, स्थान या व्यक्ति से संबंध दर्शाया जाए, उस नाउन या प्रोनाउन को पॉजेसिव केस में होना माना जाता है। पॉजेसिव केस का किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति आदि से रिलेशन अर्थात संबंध या पोजेशन अर्थात अधिकार का बोध कराने के लिए हिंदी में का, के, की, रा, रे, री आदि विभक्ति चिन्हों या शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अंग्रेजी भाषा में सामान्यतः पॉजेसिव केस के पूर्व ऑफ का या बाद में अपॉस्ट्रोफी एस या अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग किया जाता है, किंतु ध्यान रखना चाहिए कि निर्जीव वस्तुओं अर्थात नॉन लिविंग थिंग्स के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि ऑफ का प्रयोग होता है। अब इस तथ्य को कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। जैसे राम्स कार इज न्यू, अर्थात राम की कार नई है। इस वाक्य में राम का कार से संबंध दर्शाया गया है, अतः राम यहां पॉजेसिव केस में है। इसी प्रकार ही इज सोहन्स फादर में सोहन पॉजेसिव केस में है। एक अन्य उदाहरण लें, दीज आर द स्प्रिंग्स फ्लावर्स। इसका हिंदी में अर्थ है ये बसंत ऋतु के फूल हैं। यह बसंत ऋतु का प्रयोग पॉजेसिव केस में हुआ है, किंतु इंग्लिश ग्रामर की दृष्टि से वाक्य अशुद्ध है, क्योंकि फूल नॉन लिविंग थिंग हैं। अतः इसके लिए अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं, बल्कि ऑफ का प्रयोग किया जाएगा। अतः वाक्य बनेगा दीज आर द फ्लावर्स ऑफ स्प्रिंग। ये इंग्लिश ग्रामर की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है। अब हम प्रोनाउन के नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस के परिवर्तित रूपों को समझने के लिए निम्न तथ्यों पर ध्यान देंगे। प्रोनाउन के शब्द और उनके तीनों केस। कर्ता आई, जो कि नॉमिनेटिव केस है, इसका पॉजेसिव केस माय अथवा माइन होता है तथा ऑब्जेक्टिव केस मी होता है। इसी प्रकार नॉमिनेटिव केस के कर्ता वी का पॉजेसिव केस अवर और अर्स होता है तथा ऑब्जेक्टिव केस अस होता है। इसी प्रकार यू का पॉजेसिव केस योर अथवा योर्स तथा ऑब्जेक्टिव केस यू होता है। ही का पॉजेसिव केस हिज तथा ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। शी का पॉजेसिव केस हर अथवा हर्स तथा ऑब्जेक्टिव केस हर होता है। इसी प्रकार इट का पॉजेसिव केस इट्स तथा ऑब्जेक्टिव केस इट होता है तथा दे का पॉजेसिव केस देयर अथवा देयर्स तथा ऑब्जेक्टिव केस देम होता है। पर्सन अर्थात पुरुष। कारक को जान लेने के बाद अब हम पर्सन अर्थात पुरुष के विषय में जानकारी प्राप्त करें। पुरुष अर्थात पर्सन हिंदी और संस्कृत भाषा की तरह अंग्रेजी में भी 3 ही होते हैं, अर्थात प्रोनाउन को 3 पर्सन्स में विभक्त किया जाता है। पहला फर्स्ट पर्सन, दूसरा सेकंड पर्सन तथा तीसरा थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन अर्थात प्रथम पुरुष, इसके अंतर्गत वक्ता या जो बात करता है वो आता है। जैसे आई सेड टू राम, मैंने राम से कहा। वी आर एन ऑनेस्ट पर्सन, हम ईमानदार व्यक्ति हैं। यह वक्ता
या बात करने वाला पहले वाक्य में I और दूसरे वाक्य में we है। अतः I और we फर्स्ट पर्सन है, क्योंकि बात की शुरुआत इन्हीं से हुई है। इनमें I सिंगुलर नंबर और we प्लूरल नंबर है। सेकंड पर्सन अर्थात मध्यम पुरुष में वो पर्सन आता है जिससे वक्ता बात करता है। जैसे I said to Ram, You are not an honest person। अर्थात मैंने राम से कहा तुम ईमानदार नहीं हो। इस वाक्य में राम प्रॉपर नाउन है और इसी के लिए प्रोनाउन शब्द यू का प्रयोग किया गया है। अतः यू सेकंड पर्सन अर्थात मध्यम पुरुष है। यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों नंबर में समान रूप से प्रयोग किया जाता है। थर्ड पर्सन अर्थात अन्य पुरुष, इसके अंतर्गत उस प्रोनाउन को रखा जाता है जिसके विषय में कोई बात कही जाती है। जैसे राम टोल्ड श्याम दैट शी वॉज वेरी ऑनेस्ट लेडी। अर्थात राम ने श्याम से कहा कि वो बहुत ईमानदार महिला है। इसमें शी प्रोनाउन के विषय में बात की जा रही है। अतः शी थर्ड पर्सन है। चूंकि थर्ड पर्सन पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या निर्जीव तथा एक वचन और बहुवचन कुछ भी हो सकता है, अतः ही, शी, इट एवं दे थर्ड पर्सन के अंतर्गत आते हैं। इनमें सिंगुलर नंबर तथा मैस्कुलाइन जेंडर के लिए ही, सिंगुलर नंबर तथा फेमिनाइन जेंडर के लिए शी, इट सिंगुलर नंबर सामान्य निर्जीव के लिए। यद्यपि इट के प्रयोग के लिए अनेक नियम हैं जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे। प्लूरल नंबर तथा बोथ जेंडर के लिए दे का प्रयोग किया जाता है पर्सन्स के क्रम अर्थात पुरुष के क्रम। नियम: यदि वाक्य में भिन्न भिन्न पर्सन्स के प्रोनाउंस आए तो उन्हें हम दो नियमों के आधार पर प्रस्तुत करते हैं। नंबर 1, सर्वप्रथम सेकंड पर्सन आता है, उसके बाद थर्ड पर्सन तथा अंत में फर्स्ट पर्सन आता है। अर्थात 2, 3, 1 का नियम लागू होता है। जैसे यू, ही एंड आई आर गोइंग। यू, ही एंड आई आर परफॉर्मिंग आवर ड्यूटीज वेल। यू, राम एंड आई हैव ट्राइड आवर बेस्ट। इन तीनों वाक्यों में यह स्पष्ट होता है कि इनमें 2, 3, 1 अर्थात सेकेंड, थर्ड तथा फर्स्ट पर्सन के क्रम में प्रोनाउंस प्रयुक्त हुए हैं। नंबर 2, यदि दोष स्वीकार करने या नैतिकता से संबद्ध वाक्य हो अथवा सभी पर्सन्स प्लूरल नंबर में हों तो ये 1, 2, 3 अर्थात फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड के क्रम में होंगे। जैसे आई, यू एंड ही कमिटेड दिस क्राइम। वी, यू एंड दे आर रीडिंग। अब हम प्रोनाउन अर्थात सर्वनाम के विभिन्न प्रकारों के विषय में अध्ययन करें। काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस अर्थात प्रोनाउंस के भाग या प्रकार। प्रोनाउंस को 10 भागों में विभक्त किया जाता है जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, पर्सनल प्रोनाउंस। नंबर 2, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। नंबर 3, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। नंबर 4, रिलेटिव प्रोनाउंस। नंबर 5, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। नंबर 6, एम्फेटिक प्रोनाउंस। नंबर 7, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। नंबर 8, indefinite pronouns. Number 9, reciprocal pronouns. Number 10, exclamatory pronouns. अब हम इन प्रोनाउंस के बारे में क्रमशः अध्ययन करें।